नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जो इस वक्त बीजेपी के न सिर्फ राज्य में स्टार प्रचारक हैं बल्कि अन्य राज्यों में भी इनकी भारी डिमांड है। एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी लगता है कि न सिर्फ राज्य में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में इनकी भूमिका रहेगी बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के लिए भी इनको बुलाया जा रहा है। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और उत्तराखंड का राजनीतिक मिजाज कैसा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सवाल के लिए मैं आमंत्रित करी, मैं एक बार परिचय करवा दूं आपका। अमर उजाला के संपादक अनूप बाजपेयी जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूड़ी जी साथ में हैं और अमर उजाला डिजिटल के सीनियर कंटेंट राइटर अलका त्यागी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि मुख्यमंत्री से पहला सवाल। बहुत व्यस्त कार्यक्रम आपका है, सुबह से शाम तक कई विधानसभाओं में आप लगभग, हमको लगता है कि चुनाव घोषणा के पहले से ही आपने एक रिदम बनाया था। 3 महीने से करीब 17 जनसभाएं छोटी बड़ी आप कर चुके हैं। तो क्या मूड और क्या आप देख रहे हैं 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी की किस स्थिति में है चुनाव? क्योंकि चुनाव का एक पीक पे है चुनाव, तो 5 लोकसभा सीटों में जहाँ पे आपने भी दौरे किए अपने, तो कहाँ पे कितने मजबूत हैं, कहाँ पे कमज़ोर हैं, ये बताइए। देखिए, पूरे प्रदेश में एक सा माहौल है, लोगों में जोश है, उत्साह है और इस बार जो ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोग इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, इसको उत्सव की तरह ले रहे हैं। और मैं पूरे प्रदेश में पिछले 3-4 महीने में कहूँ तो लगभग छोटी बड़ी सब सभाएं मिलाकर लगभग 80 सभाओं में जा चुका हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में सब जगह एक सा वातावरण है, हर जगह जोश है और ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव दलों से, पार्टियों से ऊपर है और लोग केवल और केवल मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो दिन आए और हम लोग सब लोग अपना योगदान दें। नहीं, मोदी जी का मैजिक है, एक परसेप्शन भी बना हुआ है कि बीजेपी बहुत अच्छे शानदार प्रदर्शन कर रही है चुनाव में, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ रही है कि पूरे देश में और अपने प्रदेश में खास करके उत्तराखंड में बड़ी संख्या में जो मिनिस्टर थे, पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, उनको लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, अभी चूँकि इस समय देश में सब लोग देश के विकास के साथ चलना चाहते हैं और सब लोगों को दिखाई देता है कि भाजपा में ही देश का भविष्य है, भाजपा में ही प्रदेश का भविष्य है। तो लगभग 15,000 से भी ज़्यादा विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन मैं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और मैंने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को मैंने अनुरोध किया है उनसे कि अब जो भी आप ज्वाइनिंग करें या करवाएं, कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर संगठन का तय कर लें, कोई स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही ज्वाइनिंग करें। अनूप जी के सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि बहुत सारे लोग कांग्रेस में आए, बीजेपी में आए कांग्रेस से छोड़कर, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनको ईडी का और आयकर विभाग का और तमाम केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर उनको भाजपा में शामिल किया जा रहा है और उन पर आरोप थे, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे, कई दाग उन पर थे। मतलब ये खुद भाजपा बोलती थी कि वो दागी हैं, लेकिन अब भाजपा में आकर वो बेदाग होते हैं। नहीं, देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई आरोप होंगे, कोई ऐसी बात आएगी तो कोई भाजपा में आने के बाद उनके आरोप समाप्त नहीं हो जाएंगे, आरोप चलते रहेंगे। अगर ऐसी कोई जानकारी आएगी तो जो प्रक्रिया है, जो कानून की प्रक्रिया है, एजेंसियों की अपनी प्रक्रिया है, उसको हम कहीं रोकने वाले नहीं हैं और मुझे उत्तराखंड में तो ऐसा कोई लगता नहीं है। वैसे अगर कोई होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप गढ़वाल सीट पर भी गए प्रचार के लिए, आप हरिद्वार सीट पर भी प्रचार के लिए गए और इन दोनों सीटों पर आपको अब वहाँ का मिजाज मालूम होगा कि वहाँ किस तरह का मिजाज है। तो इन दोनों सीटों पर शुरुआत से ही केंद्रीय जो नेतृत्व, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है,
वो टिकट के आवंटन को लेकर थोड़ा हिचक रहा था। तो क्या आपको लगता है, क्या वास्तव में इन दोनों सीटों पर थोड़ा भाजपा को मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, देखिए, चूँकि चुनाव होता है और हम लोग किसी भी चुनाव को गंभीरता से न लें ऐसा नहीं हो सकता है। हमें सभी गंभीरता से लेना है और पांचों ही सीटों पर कैंडिडेट कोई भी होता, संगठन की सरकार के स्तर पर हमने पहले से ही तैयारी की थी। आपने देखा होगा कि कई हजारों हजार महिलाओं के मातृशक्ति के उत्सव हमने किए हैं। कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां हमने कार्यक्रम न किया हो, जहां हमने लाभार्थी सम्मेलन न किए हों, हमने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन न किए हों, युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, हमारे अन्य वर्गों के सम्मेलन, व्यापारियों के सम्मेलन हम लगातार कर रहे हैं। तो पहले से सब तैयारियां हैं और कैंडिडेट कोई भी हो, इस बार तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं लोग। सर, बीती 2 बार से जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन बोनस, पलायन और आपदा, तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होती है लेकिन वो अभी भी जस के तस हैं। तो मतलब जनता अब तीसरी बार सरकार क्यों चुने? देखिए, उत्तराखंड में तो पिछले 10 सालों में मोदी जी के आने के बाद बहुत काम हुए हैं जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो काम हुए हैं। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई हैं। यहाँ सड़कों की बात करें तो ऑल वेदर 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं। एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हमारे यहाँ स्वीकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अनेक सड़कें हमारे यहाँ राज्य के अंदर आई हैं। रेल, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल का काम तेज़ी से चल रहा है। केदारनाथ का काम, पुनर्निर्माण का, रोपवे का काम, दोनों बहुत तेज़ी से गतिमान है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का निर्माण, और ऋषिकेश में एक एम्स, दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर किच्छा में, उसका पैसा भी आ गया, आगे चलकर बनेगा। लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं, चाहे जमरानी बांध परियोजना हो, लखवाड़ बांध हो, सौंग बांध हो, इन सबको स्वीकृति मिली है। देहरादून का एयरपोर्ट आप देखेंगे तो अपने आप में एक अलग प्रकार का एयरपोर्ट बन गया। आप भी कहीं होंगी, देखा आपने पहले कैसा था और अब कैसा था। जी, तो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। 4 धाम की तर्ज पर मानसखंड की यात्रा भी निकट भविष्य में चलेगी। आदि कैलाश और पार्वती कुंड, ज्वालिंगकोंग, गुंजी, जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़, एक साथ प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाकर पूरे देश दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की तरफ खींचा है। माणा गांव में जाकर उन्होंने, माणा गांव जिसको अंतिम गांव कहते थे, उसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी। केवल माणा को ही नहीं, माणा जैसे सभी गांवों को, लेकिन माणा गांव से ही उन्होंने इसका उद्घोष किया। तो मैं अगर काम गिनाऊं तो इतने काम हैं। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं और राज्य के लिए जो केंद्र से बाह्य सहायतित योजनाएं हैं उन सब पर हमको अधिकाधिक धनराशि मिली है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि उनके मुख से शब्द निकले हैं केदारनाथ जी के प्रांगण में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि हर क्षेत्र में, और आप देखेंगे तो पिछले सालों में जितने काम हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सरकार का मुखिया हूँ, इस नाते मैं कह रहा हूँ, आप किसी क्षेत्र में देखेंगे जितने निर्णय हुए हैं, जितने काम धरातल पर उतरे हैं, जिस तेज गति से आज उत्तराखंड बदला है। इसी देहरादून को आप देख लीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने के बाद किस तरह से चेंज हुआ है। राज्य के अंदर, छोटे राज्य में हमको तीन जो है G20 की बैठकें हमको मिली हैं। तो हर क्षेत्र में, देश दुनिया में आज उत्तराखंड का नाम हो गया है, उत्तराखंड की एक पहचान बढ़ी है। तो इसका सारा का सारा मोदी जी के नेतृत्व को जाता है कि उन्होंने उत्तराखंड को हमेशा प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है और उत्तराखंड के लोग भी उनको अपने परिवार का मानते हैं। उत्तराखंड को प्रमोट करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए अब उत्तराखंड के लोगों की बारी है। उत्तराखंड के लोग हमेशा, जब से वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हुए, जिस चुनाव में भी आए, हर चुनाव में लोगों ने उनको जिताया है, बड़ा समर्थन दिया है। तो इस बार काम ज़्यादा हो गए, इसलिए ज़्यादा वोटों से जिताए। सवाल आपसे कोई भी किया जाए, मैंने जितना अक्सर सुना है, आप बड़ी सहजता और सरलता से हर मुद्दे पर अपना जवाब देते हैं। मेरा अगला सवाल जो है वो जनता का ही है, इसलिए मुझे लगता है इस मुद्दे पर भी आपकी राय, आप उतनी ही सहजता और सरलता के साथ जवाब देंगे, बेबाकी से देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है।
और अपराध की ओर नज़र डालें तो पहाड़ की महिलाओं में संशय पैदा हुआ है। हाल ही की घटना अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी है। लोगों को यकीनन सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है, कदम उठाए गए हैं, गिरफ्तारियां भी मामले में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जो है वो अभी तक नहीं जा पा रहा है। मुझे लगता है वो विश्वास जो है आपकी सरकार को लेकर, वो अपनी सरकार को लेकर लोगों का वो विश्वास नहीं लौट पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अंकिता भंडारी कांड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और हमें बहुत दुख है। राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी। वो जो भी हुआ वो मैं कहूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब भी घटना हुई, देखिए अब वो जो लोग हैं जिन्होंने मुद्दे उठाए, अब आप देख ही रहे हैं कि अभी वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहीं पर भी कोई उसमें ढील नहीं दी गई थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे ही पता लगा वैसे ही जो है अपराधियों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई। जो भी धाराएं उसमें होती हैं वो सब धाराएं लगाई गई उनके ऊपर, हत्या की और जो अन्य धाराएं होती हैं, और उनको जेल में तुरंत बंद कर दिया गया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके लिए SIT बना दी गई। उनके परिवार के लोगों से मैंने बात करी, मैं मिलने भी गया। 25 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार की तरफ से हमने जो भी, चूँकि राज्य का इतने राज्य की बेटी थी, वो सबकी बेटी थी, तो राज्य सरकार की तरफ से मदद भी हुई। और साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों ने जो भी हमको कहा कि वकील बदल दीजिए, इस वकील को लगा दीजिए, हमने वो सब काम किया। जो भी वो चाहते थे हमने किया। उन्होंने कहा कि अंकिता का नाम स्मरण में रहे और हम भी चाहते थे कि अंकिता का नाम हमेशा लोगों के स्मरण में रहे। इस प्रकार की घटना हुई है तो वहाँ का नर्सिंग कॉलेज, अन्य चीज़ें जो भी उन्होंने कहा कि वो करिए, तो हम उस दिशा में बिल्कुल आगे बढ़े हैं इसमें। और पुलिस ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की है। SIT DIG स्तर की महिला अधिकारी को इसमें लगाया है कि जो सारे पहलुओं पर जो है उसने कार्रवाई की। अगर किसी के पास कोई सबूत थे, किसी को कुछ कहना था, तो SIT ने बार बार सबको बुलाया है, बार बार उनको कहा है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारे स्तर पर कहीं कमी नहीं है। और मामला अब तो न्यायालय में है। लोग जब CBI की बात करते थे और CBI के लिए कोर्ट में गए थे, तो उस समय माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस यहाँ पर ठीक से जाँच कर रही है, पुलिस की जाँच में कोई कमी नहीं है, तो ये जांच आगे बढ़ेगी। पूरा का पूरा चार्जशीट अभी जा चुकी है, सारी जो है सारे बिंदुओं पर उसमें जांच होकर जा चुकी है। तो अब तो न्यायालय ने उसमें निर्णय करना है। तो मैं समझता हूँ कि बेवजह उसको कहीं ना कहीं जिनके पास कुछ मुद्दे नहीं थे, क्योंकि ये मुद्दा तो हमारा सबका मुद्दा था, हम स्वयं ही इस पर काम कर रहे थे, इसलिए भ्रम की स्थिति नहीं है। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि ये ज़रूर है कि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उस तरह से बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन हम, अगर आपको भी लगता है कि भाई कोई सरकार को इसमें और कोई निर्णय लेना चाहिए था, तो आप भी मुझे सुझाव दे सकते हैं, कोई भी मुझे सुझाव देगा। और हमने तब भी कहा कि अगर आप कहते हैं, आप क्या चाहते हैं बताइए, हम उसको जांच को उसको करवा देंगे। लेकिन जब कोर्ट में चार्जशीट चली गई, उसके बाद बेवजह का जो है उसको एक मुद्दा बनाने का, जिसको में सरकार अब कुछ कर भी नहीं सकती है। जब माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है तो स्थिति स्पष्ट है। आपने UCC का वादा किया था, वो उसकी दिशा में आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और सरकार के कई ऐसे फैसले, नकल अध्यादेश लेकर आए, नकल विरोधी कानून लाए और उसके बाद फिर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने का भी कानून आया और तमाम ऐसे और भी फैसले लिए, बड़े फैसले लिए। तो आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं, इन मुद्दों का क्या असर है? देखिए, सारे ही मुद्दे, अगर मैं UCC की बात करूं तो मैंने कहा कि UCC क्या है, हमारी पार्टी का देश की आज़ादी के बाद से लगातार ये संकल्प था कि UCC देश में लागू होना चाहिए। तो हमको ये गौरव मिला, हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस विधानसभा के चुनाव में गए थे और उन्होंने जैसे बहुत सारी गारंटियाँ देश के अंदर, उनकी गारंटी को पूरा होने की गारंटी होती है। तो एक गारंटी उत्तराखंड में पूरी हुई, क्योंकि ये उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये प्रस्ताव रखा था और उत्तराखंड की जनता ने हमको इसमें मैंडेट दिया था, सरकार बनाई थी, तो हमने ये वायदा पूरा कर दिया। नकल का अध्यादेश यहाँ के राज्य के हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ
बहुत चूँकि पहले खिलवाड़ हो रहा था, धोखा हो रहा था और योग्य और जो मेहनती और प्रतिभा क्षमतावान लोगों का चयन नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं नकल माफिया हावी थे और बहुत बड़े पैमाने पर नकल होती थी, तो वो समाप्त हुई है। तो उसका असर है, जब भी हम ये बात करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं। और मुझे तो बहुत सारे माता पिता मिले जिनके बेटे बेटियों का सिलेक्शन हुआ, जो पहले कई बार परीक्षाओं में बैठते थे उनका सिलेक्शन नहीं होता था। इसी प्रकार से हमने जो लैंड जिहाद जैसी चीज़ यहाँ पर चलती थी, अतिक्रमण सरकारी ज़मीनों पर था, उसमें कुछ प्रतीक बना दिए गए, कहीं पर कुछ बना दिया, लेकिन उसको खोदा गया, हटाया गया, तो कहीं कुछ निकला नहीं उसके अंदर से। तो उत्तराखंड देवभूमि के साथ ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। ये देवभूमि का मूल स्वरूप वह समाप्त करने का, उसको ख़राब करने का, उसको दाग धब्बा लगाने का। हमने कहा कि हम इसकी सफाई करेंगे, हम किसी कीमत पर इसको जो है, उत्तराखंड में इसका स्थान नहीं है। ऐसे ही दंगा है, दंगा निरोधी कानून हम लेकर आए हैं कि अब कोई दंगा करेगा तो एक एक पाई की भरपाई उस नुकसान की उसी दंगाई से वसूल की जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में ये सब शांतिपूर्वक रहने वाले लोग हैं। उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के बारे में लोगों की सोच है कि सब प्रेम पूर्वक रहते हैं आपस में। यहाँ कोई नहीं है कि आपस में झगड़ा होता है, आपस में बैमनेस है, द्वेष है। तो ये पहचान हमारी किसी कीमत पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी, जिन्होंने भी इसका असफल प्रयास किया है, उनके साथ कानून ने अपना काम किया है और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कठोर इसमें फैसले लिए गए। इसी प्रकार से धर्मांतरण का कानून हमने वह भी हम लाए हैं कि प्रदेश के अंदर बहुत स्थानों पर बड़े पैमाने पर बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर ये धर्मांतरण करवाया जा रहा था। और धर्मांतरण यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए आगे दिक्कत आ रही थी, उसमें परेशानी हो रही थी। धीरे धीरे अगर आंकड़े आप देखेंगे तो ये आंकड़े आपको बताएंगे। इसलिए हमने इसमें भी अब जिलाधिकारी की परमिशन कर दी, इसमें हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। तो ये सब निर्णय हमने इसलिए लिए हैं। इसके साथ साथ हमने विकास के मामलों में भी हम आगे बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हमने गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार में बनाने का निर्णय लिया है। UIDB ने, हमारा जो उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बना है, वो इसको जो है आगे बनाएगा। अभी तो 2.5 सालों का हमने इसका लक्ष्य लिया है। शारदा कॉरिडोर माँ पूर्णागिरी के धाम पर, उसको भी प्रस्तावित किया है। बाबा कैची धाम का, हमारे यहाँ कालसी के पास विकास नगर से आगे यमुना नदी पर हरिपुर एक शहर हुआ करता था जो आपदा की भेंट चढ़ गया था। उस हरिपुर को फिर से हरिपुर घाट बनाकर वहाँ पर उसको पूरी भव्यता और वहाँ आरती शुरू करने का भी हमने आगे के मतलब अपने शुरू कर दिया। उस काम को भी अभी हमने 7 करोड़ रुपए की धनराशि वहाँ जारी कर दी है। 2 नए शहर, एक कुमाऊँ में और एक गढ़वाल में हम बनाने का हम अभी से कर रहे हैं। 4 धाम हमारे तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। हमारे सामने आने वाले समय के लिए बहुत चुनौती है कि जिस प्रकार से आज 4 धाम यात्रा पूरे उत्तराखंड की पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। तो उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं, आवास, परिवहन, पार्किंग, अन्य सुविधाएं, पेयजल से लेकर, क्योंकि अभी भी हमको हमारे राज्य की जितनी आबादी है उससे 6-7 गुना ज़्यादा लोगों का यहाँ पर हर प्रकार से व्यवस्था करनी होती है। तो आगे चलकर ये और बढ़ने वाली है। तो 25 साल का, 50 साल का अगला क्या प्लान होगा, क्या चुनौतियाँ होंगी, उसको ध्यान में रख के अब हम हर मीटिंगों में अपना काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही अभी बीते दिनों बड़े मुद्दे, बड़े फैसले लिए हैं। UCC हो, राम मंदिर हो, CA हो, लेकिन जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके भी अपने मुद्दे हैं, रोजगार और नौकरी को लेकर। तो ऐसा तो नहीं कहीं इन बड़े मुद्दों के बीच में युवाओं के जो ये मुद्दे हैं ये दब जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। UCC हमारा चुनाव का संकल्प था। हमने जो वायदा किया था अलका जी, उस वायदे को हमने पूरा किया है। हमारा चुनाव का संकल्प था, हमने उसको पूरा किया। लेकिन युवाओं के मुद्दे कभी नहीं दबेंगे। हमने पिछले 2 सालों में युवा सबसे ज़्यादा रोज़गार के लिए लगातार प्रयास करते हैं। उनके साथ धोखा होता था, छल होता था, फरेब होता था। उनकी मेहनत नकल माफियाओं के धोखे के कारण से बेकार हो जाती थी। उनके माता पिता के सपने चकनाचूर हो जाते थे। गरीब माता पिता जो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, अपनी गाड़ी कमाई से उनकी तैयारियां करवाते थे, उनके लिए खर्चा निकालते थे। तो ये
जब भी हमारे सामने ये प्रकरण आया, हमने इसकी जांच करवाई और 100 से ज़्यादा लोग इसमें नकल के अपराध में जो शामिल थे उनको जेल भेजा और नकल का हम कानून लेकर आए और ऐसा कानून लाए कि आज वो एक मॉडल बन गया है। उसके कारण से पिछले 2 सालों में कई हज़ार, जितनी 22 सालों में नियुक्तियां हुई हैं, पिछले 2 सालों में उतनी नियुक्तियां हुई हैं। हमने जो कैलेंडर लोक सेवा आयोग ने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था, वो कैलेंडर पूरा का पूरा जो है लागू हुआ है, पूरा उसका पालन हुआ है। और साथ में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो पारदर्शी तरीके से हुई हैं, नकल विहीन हुई हैं, बिना पेपर पर्चा लीक हुई हैं। पेन ड्राइव से पहले नकल होती थी, वो बंद हो गई। और आपने खुद देखा होगा, आपके समाचार पत्र में लगातार ये छपता रहा है कि शायद पिछले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम किसी न किसी विभाग के नियुक्ति पत्र देहरादून में रहते हुए उनका कार्यक्रम में करते हुए नियुक्ति पत्र वितरण के समारोह करते थे। और बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के प्रतिभागी थे जो पहले भी परीक्षाओं में भाग लेते थे, उनका लेकिन चयन नहीं होता था। इधर एक प्रतिभागी का, प्रतियोगिता में भाग लेने वालों का 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हुआ है। कई बार उनके लिए भी बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति होती थी कि वो कौन सी नौकरी ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ दें। जी। तो ये बहुत बड़ा युवाओं का मुद्दा है। और हमने जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट देहरादून में किया था, इसमें 50 से भी ज़्यादा दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 3,54,000 करोड़ की हमारे से उन्होंने निवेशकों के करार किए, जिसमें से 81,000 करोड़ की आज हमारी ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। लेकिन उसमें भी हमारा जो मुख्य जो ध्येय है, मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, वो यही था कि नौजवान युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर यहाँ पर सृजित हों। रोजगार, स्वरोजगार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। होम स्टे को हम प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को हम प्रमोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना, दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और साथ में सहायता भी सरकार की तरफ से हो रही है। मशीनरी फार्म बैंकिंग योजना, जिसमें कि 80% तक कृषि उपकरण खरीदने के लिए। तो इसके पीछे ये हमारा जो प्लान और ये रोजगार, यही जो है हमारा मुख्य ध्येय है कि राज्य के अंदर जो है लोग अपना रोजगार करें, स्वरोजगार करें, महिलाएं हमारी सशक्त हों, अपने आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम वो करें। और इससे जो राज्य की आर्थिकी है वो भी बढ़े। जो हमने अगले 5-7 सालों में राज्य की आर्थिकी को डबल करने का जो लक्ष्य लिया है, और हम उसके आसपास पहुंचे भी हैं। हमने 15% की ग्रोथ का लक्ष्य तय किया था और हम लगभग वहाँ पहुंचे हैं। तो हम अपनी जो गति है हमारी ठीक प्रकार से चल रही है। और जो लोग बाहर चले गए थे कोरोना महामारी में, बहुत सारे लोगों ने, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ हमारे सामने आ रही हैं कि लोग अब रिवर्स प्लान भी कर रहे हैं। हमारा भी ये है कि मैंने अभी 14 देशों में रहने वाले उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, सबके साथ वर्चुअल उनके साथ मैंने मीटिंग करी थी। तो उन लोगों ने भी कहा है कि हम अपने उत्तराखंड में यहाँ के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो सबका अब सहयोग मिल रहा है और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मेरा मानना है कि चुनौतीपूर्ण काम को अगर हम चुनौती समझ के स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमको आगे चलकर सफलता मिलेगी, सबके सहयोग से। आखिरी सवाल, पर्वतीय सीट पर कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को चुनावी मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि सैन्य बहुल उत्तराखंड राज्य है, ऐसे में नौजवानों के साथ अग्निवीर योजना जो है वो नाइंसाफी है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस जो है इस प्रकार के मुद्दों को लाके केवल नौजवानों को भटकाना चाहती है, उनमें संदेह पैदा करना चाहती है। जबकि अग्निवीर योजना देश के हित में लाई गई है और उसमें कहीं अगर संशोधन की आवश्यकता है तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने उस पर अपना बयान दिया है कि जो भी उसमें सुधार करना होगा वो उसमें सुधार भी होगा। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सैनिकों का अपमान किया है। 40 सालों तक रुकी हुई 1 रैंक और 1 पेंशन कांग्रेस के समय में लागू नहीं हुई। मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ
मैंने देखा है कि सैनिकों ने उसके लिए कितना लंबा संघर्ष किया है। मैंने अपने पूज्य पिताजी को स्वयं देखा, और जिस दिन 1 रैंक और 1 पेंशन मोदी जी की सरकार बनने के बाद लागू हुआ, तो पहली बार मेरे पूज्य पिताजी ने कहा, वो इस दुनिया में नहीं है मुझे, कि मैं तुमको भी बधाई देता हूँ, तुम्हारी सरकार को भी, और मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारा काम जो है उन्होंने कर दिया। इसी प्रकार से देखिए, जो सैनिक हमारे देश की सीमाओं पर भारत माता की रक्षा के लिए तैनात थे, हमेशा तैनात रहे। भारत की सेना शौर्य पराक्रम की एक पराकाष्ठा है। उस सेना को अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, खाने का अच्छा सामान नहीं मिलता था, जो -डिग्री तापमान में काम करते थे, और लंबे समय से सेना की मांग थी, और उसके कारण से गैंग्रीन जैसी बीमारियां हो जाती थी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, किसी के हाथ काटने पड़ते थे, किसी के पैर काटने पड़ते थे, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी फैसला नहीं किया। ये फैसला अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। देश की सीमाओं पर जो तैनात हमारे रणबांकुरे हैं, उनके ऊपर गोली चलती थी तो उनको गोली का जवाब भी जो है देने के लिए आदेश लेना पड़ता था। मोदी जी ने आते ही उसको आदेश को बदल दिया कि गोली आएगी तो गोली का जवाब गोली ही देगी या गोले देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था करिए, और सब लोग जानते हैं उनके आने के बाद सैनिकों का मनोबल बढ़ा है, प्रोत्साहन हुआ है, सैन्य परिवारों की सुविधा बढ़ी है। हमारे उत्तराखंड में तो हम सैन्य धाम बना रहे हैं, इसको मोदी जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। यहीं गुनियाल गांव में बन रहा है, जिसमें 1734 परिवारों के आंगन की मिट्टी लाई गई है, कि हमारे नई पीढ़ी हमेशा ये उनको अपने स्मरण में रखे कि जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो अमर उजाला के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।